आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। हमास इजराइल मुआहिदे तय होने के करीब, हमास का 34 यरगमालियों की फहरिस्त पर इत्तेफाक। पीएम मोदी ने किया नए जम्मू रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह। तेलंगाना में नए टर्मिनल स्टेशन की भी शुरुआत। दिल्ली असेंबली प्रदेश युवा कांग्रेस का रमेश विदोड़ी के घर के बाहर एहतजाज। कहा, बीजेपी और संघ हमेशा से औरत मुखालिफ रहे हैं। रमेश विदोड़ी के बयान पर रो पड़ी दिल्ली सीएम आतिशी। बोली, मेरे पिता को गाली देकर वोट नहीं मांगे। दिल्ली हेपकिडो नेशनल चैंपियनशिप का हुआ फाइनल। पूरे मुल्क के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे एथलीट्स ने जीता फाइनल। संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर बड़ा हमला। बीजेपी बोली, अवाम के देखने के लिए खुले शीश महल। हिंदुस्तान में पाया गया HMPV वायरस का केस। 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे का केस आया सामने। रिपोर्टर के कत्लेआम का मरकजी मुलजिम हैदराबाद से गिरफ्तार। SIT की टीम ने बीवी को भी दबोचा। दिल्ली में 16,000 बांग्लादेशियों की लिस्ट तैयार। बांग्लादेशियों को वापस लौटना होगा अपने मुल्क। अमेरिका और अरब ममालिक इस वक्त गजा में जंगबंदी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसके मुतालिक हमास के एक ओहदेदार ने राइटर्स को बताया कि हमास ने इजराइल की तरफ से पेश की गई 34 यरगमालियों की फहरिस्त पर इत्तेफाक कर लिया है, ताकि मुमकिन जंगबंदी मुआहिदे के तौर पर यरगमालियों का फ़लस्तीनी कैदियों से तबादला हो सके। उधर अरब ममालिक इजराइल और अमेरिकी गजा में हमास की हुक्मरानी का मुतबादिल तलाश रहे हैं। हमास से बाबर कराया कि कोई भी मुआहिदे गजा से इजरायली इनखला और मुस्तकिल जंगबंदी के बगैर नहीं होगा। इजरायली मुज़ाकराती वफद के ज़राए ने बताया कि गजा मुआहिदे के तमाम वाक़िया नुकात के हल मौजूद हैं। सियासी सतह पर फैसले का इंतज़ार है। ऐसा जाहिर होता है कि मुआहिदा अबूरी होगा और तकरीबन 2 से 3 महीने तक जारी रहेगा, जैसा कि लेबनान और इजराइल में 60 दिनों का मुआहिदा हुआ है। इजरायली मुज़ाकराती वफद ने ये भी बताया कि मुआहिदा में हमास के रहनुमाओं को गजा या बाहर कहीं भी निशान न बनाने की शर्त भी रखी गई है। उधर अरब ममालिक इजराइल और अमेरिका गजा में हमास की हुक्मरानी का मुतबादिल तलाश रहे हैं। मुज़ाकरात की बहाली की शक्ल में अमेरिकी इंतजामिया ने गजा के लिए अपने मुस्तकबिल के प्लान का ऐलान कर दिया है, जिसमें गजा में जंगबंदी तयशुदा मुआहिदे के मुताबिक यरगमालियों की रिहाई, गजा से इजराइल का मुकम्मल इनखला और गजा में हमास की हुक्मरानी का मुतबादिल शामिल है। उधर फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया कि इजराइल का गजा में कत्लेआम जारी है। गजा में आज 5 जगहों पर कत्लेआम में 78 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और 208 जख्मी हुए हैं। गजा में 7 अक्टूबर 2023 इजरायली जारहियत में अब तक करीब 45,800 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और 10,09,064 अफराद जख्मी हो चुके हैं। साथ ही इजरायली फौज ने मगरिबी किनारे में मुख्तलिफ इलाकों में घर घर तलाशी ली है और इस कार्रवाई में 20 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। आपको याद होगा कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 60 दिनों के लिए अमन मुआहिदे हुआ था। अब इजराइल ने कहा है कि वो मुआहिदा की मुद्दत खत्म होने के बाद भी जनूबी लेबनान के उन इलाकों को नहीं छोड़ेगा जिन पर उसने कब्जा किया था। यही वजह है कि अभी तक जनूबी लेबनान में लेबनानी फौज तैनात नहीं हो सकी है। याद रहे कि फ़लस्तीनियों की हिमायत में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए थे। इजराइल को 27 नवंबर 2024 को जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा था और लेबनान में 4000 से ज्यादा अफराद की हलाकत के बावजूद अपना मकसद हासिल नहीं कर सका था और हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी मुआहिदे को मजबूरन कबूल करना पड़ा था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू के नए रेलवे डिवीजन और तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का इफ्तिताह किया। साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन का संग बुनियाद रखा। बताते चले कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारा जम्मू कश्मीर आज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड बना रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन की चर्चा आज पूरे मुल्क भर में हो रही है। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को मुल्क के और हिस्सों के साथ और बेहतरी से जोड़ेगा। इसी प्रोजेक्ट के तहत दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चुनाव का काम पूरा हुआ है। हिंदुस्तान में रेलवे की तरक्की को हम 4 पैरामीटर्स पर आगे बढ़ा रहे हैं। पहला है कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन, दूसरा रेलवे के मुसाफिरों को मॉडर्न फैसिलिटीज देना, तीसरा रेलवे की मुल्क के कोने कोने में कनेक्टिविटी, चौथा रेलवे से रोजगार का क्रिएशन करना, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साथ ही तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी जिले में चारलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किया। करीब 414 करोड़ रुपए की लागत से नया कोचिंग टर्मिनल तैयार किया गया है।
दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस ने आज बीजेपी लीडर रमेश बिधूड़ी के जरिए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर दिए गए काबिले एतराज बयान को लेकर रमेश बिधूड़ी के घर के बाहर एहतजाज किया। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस सदर अक्षय लाखरा ने कहा कि बीजेपी लीडर रमेश बिधूड़ी के काबिले एतराज बयान की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। बीजेपी और संघ हमेशा से औरत मुखालिफ रहे हैं। बदतमीजी और बदजुबानी करना रमेश बिधूड़ी की आदत है। बीजेपी लीडर रमेश बिधूड़ी के बयान पर दिल्ली की सीएम आतिशी रो पड़ी। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद 80 साल के हो गए हैं, उन्होंने हजारों तलबा को पढ़ाया है, वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल तक नहीं पाते हैं। रमेश बिधूड़ी अपने काम पर वोट मांगे, मेरे वालिद को गाली देकर वोट नहीं मांगे। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। कहें कि अगर आतिशी ने एक सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस का हिंदुस्तान में पहला केस मिला है। पीर के रोज यानी कि आज 3 महीने की बच्ची में और एक 8 महीने के बच्चे में HMPV वायरस पाया गया है। बताते चले कि ये दोनों बच्चे बेंगलुरु के एक अस्पताल में एडमिट हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि कर्नाटक में HMPV के 2 केस मिले हैं। दोनों बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि कर्नाटक के हेल्थ महकमे ने साफ किया है कि बच्चों के सैंपल प्राइवेट हॉस्पिटल में जांचे गए हैं और उन्होंने सरकारी लैब में जांच नहीं कराई है। HMPV वायरस से इन्फेक्टेड होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे ज्यादा अफेक्टेड हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में टीबी नुमाइंदा मुकेश चंद्राकर के कत्ल के मरकजी मुलजिम ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। SIT ने उसे हैदराबाद से अरेस्ट किया है। बताते चले कि SIT ने ये गिरफ्तारी इतवार की देर रात की शाम की है। पुलिस इससे पहले सुरेश के 2 भाइयों रितेश और दिनेश चंद्रशेखर और एक मजदूर को गिरफ्तार कर चुकी है। ये गिरफ्तारी 6 जनवरी 2025 को हुई। बताते चले कि सुरेश चंद्रशेखर कांग्रेस लीडर और ठेकेदार भी हैं, जिसे पकड़ने के लिए SIT की टीम शनिचर को हैदराबाद गई थी। सुरेश चंद्रशेखर की पत्नी को भी पत्रकार मुकेश चंद्रशेखर के कत्लेआम के मामले में इतवार की शाम कांकेर से हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ जारी है। बताते चले कि वारदात के बाद से ही मुलजिम ठेकेदार सुरेश चंद्रशेखर फरार था। दिल्ली के सभी 15 जिलों की झुग्गियों में सालों से अपना ठिकाना बनाकर गैर कानूनी तरीके से रहने वाले लाखों बांग्लादेशी शहरियों को वापस अपने मुल्क लौटना होगा। होम मिनिस्ट्री और LG के इंस्ट्रक्शन पर दिल्ली पुलिस ने इनकी पहचान कर वापस बांग्लादेश भेजने की कवायद तेज कर दी है। गैर कानूनी तरीके से आधार कार्ड और दीगर हिंदुस्तानी दस्तावेज बनवाने वाले बांग्लादेशियों के सभी दस्तावेज जब्त कर पुलिस रिलेटेड महकमे की मदद से उनके सारे दस्तावेज जुटाने में लगी हुई है। फर्जी तरीके से आधार और दीगर हिंदुस्तानी दस्तावेज बनवाने की कॉन्फर्मेशन होते ही उनके उक्त दस्तावेज रद्द कर दिए जाएंगे और उन्हें पकड़कर वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। 1 महीने के दौरान 15 जिले की पुलिस ने 16,000 बांग्लादेशियों की लिस्ट तैयार की है। इनसे पूछताछ और उनके दस्तावेज की जांच की जा रही है। इनमें 750 लोगों के बारे में पुलिस को पूरा शक है कि ये बांग्लादेशी हो सकते हैं। इनके पास बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, दिल्ली, यूपी और हरियाणा के आधार और वोटर कार्ड मिले हैं। इनमें से कुछ के पास नए और कुछ के पास सालों पुराने दस्तावेज पाए गए हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियों के लीडर एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच नई दिल्ली असेंबली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार
संदीप दीक्षित ने इतवार को कहा कि जैसे क्रिकेट में हैट्रिक होती है, वैसे ही आम आदमी पार्टी के तीनों लीडर यानी कि अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया आने वाले असेंबली इंतखाबात हार जाएंगे। उन्होंने बताया कि केजरीवाल के साबिक सरकारी रिहाइशगाह में एक मिनी बार था। उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला कि सीएम के सरकारी रिहाइशगाह में एक मिनी बार था तो मैं चौंक गया। तब मुझे एहसास हुआ कि शराब पॉलिसी क्यों लाई गई थी। क्या हमारे किसी सरकारी रिहाइशगाह में मिनी बार है? वह आप नहीं समझते कि इन चीज़ों के क्या नतीजे होंगे। क्रिकेट में हैट्रिक की तरह तीनों यानी कि अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया हारने वाले हैं। इस बीच बीजेपी लीडर और नई दिल्ली से पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने सीएम आतिशी को एक खत लिखा और आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश ने आतिशी को लिखे खत में आवाम के लिए शीश महल को खोलने की दरख्वास्त की है। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ को लेकर एक नया दावा किया जा रहा है। ये नया दावा मुस्लिम जमात के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन ने किया है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ वक्फ की जमीन पर होने जा रहा है और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में महाकुंभ का इनेकाद होने जा रहा है। इसके लिए यूपी पुलिस ने हिफाजत के तमाम कड़े इंतजाम किए हैं। इसी बीच बिहार के पूर्णिया से नासिर पठान नाम से एक आयुष नाम के अफराद ने सोशल मीडिया पर प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले को बम से उड़ाने की धमकी दी है। इस धमकी के बाद पुलिस एक्टिव हुई और पूर्णिया से एक आयुष नाम के अफराद को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि गिरफ्तारी के बाद पता चला कि धमकी देने वाला शख्स मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है, जिसका असली नाम आयुष कुमार जायसवाल है। आयुष कुमार जायसवाल पूर्णिया जिले के भवानीपुर के शहीदगंज का रहने वाला है। वे जय किशोर जायसवाल का बेटा है। यूपी पुलिस ने भवानीपुर थाने की मदद से इतवार के रोज को आयुष को गिरफ्तार किया। आयुष ने नासिर पठान के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाई थी। इस प्रोफाइल से उसने महाकुंभ मेले को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। उसने लिखा था कि वह मेले को उड़ा देगा और 31 दिसंबर को धमकी मिलने के बाद प्रयागराज पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने धमकी देने वाले के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया। जांच के बाद पता चला कि धमकी पूर्णिया से दी गई थी। गाजीपुर के मौलाना फिरोज आलम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रिहाई का जश्न मनाने के इल्जाम में उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया है और उनके साथ करीब 18 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल मौलाना फिरोज आलम मजहब की तबादली के इल्जाम में 3 साल से जेल में बंद हैं। जब वे बाहर आए और उनके लोगों ने जश्न मनाया तो उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। यूपी के फतेहपुर जिले में 3 साल से जेल में बंद मौलाना फिरोज आलम को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जश्न मनाना भारी पड़ गया। जब मौलाना जेल से बाहर आए तो उनके सैकड़ों हिमायतियों ने उनका गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। बस यही करना उनके लिए मुसीबत का बायस बन गया। नारेबाजी के खिलाफ एक मकामी शख्स के जरिए शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद मौलाना को उनके 19 हिमायतियों के साथ जेल भेज दिया गया।
हर साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र के जलगांव में 2 रोज़ा उम्मी तबलीगी जमात के इज्तिमे का एहतमाम किया गया, जिसका आज आखिरी दिन था। इस इज्तिमे से पूरे महाराष्ट्र से आए हुए उलेमाए किराम ने खिताब फरमाया। इज्तिमे के आखिरी रोज़ पूरे जलगांव से बड़ी तादाद में आवाम ने शिरकत की। साथ ही इज्तिमे के दौरान किसी भी बद इंतज़ामी को रोकने के लिए फ्री मेडिकल कैंप, बस सर्विस का पूरा इंतज़ाम रहा और सैकड़ों वॉलंटियर्स भी अच्छे अंदाज में खिदमत अंजाम देते हुए नजर आए। आज की रात दुआ बाद इज्तिमे का इख्तिताम होगा। तो पूरे महाराष्ट्र भर में दीनी तबलीगी जमात के हर ज़िले में इज्तिमा होते हैं। माशाल्लाह हमारे शहर जलगांव में भी 5 और 6 जनवरी को दीनी तबलीगी इज्तिमा शुरू है, जिसका आखिरी दिन है। काफ़ी तादाद में ज़िले भर से यहाँ पर लोग आए हैं और इस इज्तिमा के अंदर माशाल्लाह तमाम लोगों के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। अकादरीन उलमाए किराम के यहाँ पर बयान होंगे जो अच्छी दीनी बातें बताएंगे, अमन और शांति का पैगाम पूरी दुनिया के अंदर फैलाएंगे। और यही इज्तिमा जो है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े होते हैं और दीनी तबलीगी जमात पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में अमन और शांति का काम कर रही है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस होने वाले दीन इज्तिमा को बेइंतहा कबूल फरमाए और तमाम आने वाले लोगों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। दिल्ली हेपकिडो नेशनल चैंपियनशिप 2024-25 का फाइनल राउंड खेला गया है, जिसमें पूरे भारत मुल्क के एथलीट्स ने हिस्सा लिया है। इस नेशनल चैंपियनशिप फाइनल में मार्शल आर्ट और कुश्ती जैसे कई खेलों को खेला गया। हेपकिडो नेशनल चैंपियनशिप में 600 से ज़्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस कंपटीशन में हेपकिडो, मिक्स्ड मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, कुश्ती, मास रेसलिंग, पारंपरिक कुश्ती, बेल्ट रेसलिंग जैसे कई खेल खेले गए। खिलाड़ियों में और ज़्यादा जोश भरने के लिए रेसलिंग के प्रेसिडेंट खलील मौजूद रहे। प्रेसिडेंट खलील ने पूरे खिलाड़ियों में जमकर जोश भरा और सभी को फाइनल्स की बधाई दी। साथ ही हेपकिडो नेशनल चैंपियनशिप के जनरल सेक्रेटरी सुदेश कुमार ने बताया कि कैसे खिलाड़ी इस खेल के जरिए ओलंपिक तक का सफर तय कर सकते हैं। साथ ही इस साल मई में होने वाले खेल की भी बड़ी जानकारी दी। बताते चले कि सभी स्टेट के खिलाड़ियों ने एक दूसरे को जमकर टक्कर दी और फाइनल ट्रॉफी जीती। खिलाड़ियों और उनके कोच ने बताया कि ये सिर्फ एक कदम है, यहाँ से जीतकर सभी खिलाड़ी ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे और भारत को ओलंपिक गोल्ड मेडल जिताकर भारत का नाम रोशन करेंगे। हेपकिडो नेशनल चैंपियनशिप फाइनल में हमारे नुमाइंदा साहिल तालकटोरा स्टेडियम पहुंचे। आइए आपको दिखाते हैं। आदाब नाजरीन, तहजीब टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्ज़ा साहिल बेग। एक बार फिर से आज हम तालकटोरा स्टेडियम पहुंच चुके हैं और यहां पर हेपकिडो नेशनल चैंपियनशिप 2024-2025 का फाइनल राउंड चल रहा है। यहां पर जितने भी विनिंग खिलाड़ी हैं आज हम उनसे जानेंगे कि जीत के बाद कैसा लगता है और आगे वो जीत के बाद अपने आप को किस मुकाम पर देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी हैं, विनिंग खिलाड़ी हैं, हम उनसे जानते हैं कि जीत के बाद वो अपने आप को किस मुकाम पर देखते हैं। तो आइए चलते हैं। हमारे साथ यहाँ पर फाइनल राउंड के विनर हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन एडू है। कैसा लग रहा है आज आपको जीत के? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मोटो तो ओलंपिक है जी। ओलंपिक में आज यहाँ पे गोल्ड मेडल लिया है। मेरा एम है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके अपने इंडिया का, अपने देश का, अपने गाँव का, अपने माता पिता का, अपने कोच का नाम रोशन करूँ। बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। जितने भी प्लेयर हैं हमारे काफ़ी अच्छे मेडलिस्ट हैं। काफ़ियों के गोल्ड भी आए हैं हमारे के। हितेश है, प्रिंस है, अभिषेक है, हमारा रोहित है, आनंद है, नीरज है, इनके सबके अच्छे मेडल आए हैं और काफ़ी मेहनत करी इन्होंने, ज़्यादा ही मेहनत करी है। मैं कहता हूँ मुझे खुद इतना भरोसा नहीं था जो इतनी मेहनत ये कर रहे हैं। आज जो इन्होंने मेहनत करके दिखाया, इनका सफलता इन्हें मिली है, उससे ज़्यादा इनसे ज़्यादा मुझे खुशी है। ये 3 दिन से ये कंपटीशन चल रहा है। परसों 3 तारीख को बच्चों ने अपना वेइंग करवाया था, एंट्रीज हुई थी इनकी। कल फाइट्स हुई हैं। आज ये ट्रेडिशनल रेसलिंग्स के अंदर जो है फाइनल्स चल रहे हैं जी। और लगभग 20 से भी ज़्यादा राज्यों से बच्चों ने इसमें प्रतियोगिता में भाग लिया है। बहुत अच्छी दिल्ली की जो टीम है उसने ऑर्गेनाइज किया है और केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों के पहलवानों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो आगे चल के हमें विश्वास है कि अभी यही पहलवान हमारा जो है देश का नाम भी रोशन करेंगे और बहुत ही जल्दी जो ये नेशनल हुआ है इसमें जो फर्स्ट टाइम पहलवान उनका सिलेक्शन ट्रायल होगा अबू धाबी में। यूथ ब्रिक्स गेम्स होने हैं मई में, 19 मई को, तो उसकी टीम भी यहीं से हम लोग सेलेक्ट करेंगे निकाल करके। हेपकिडो नेशनल चैंपियनशिप का आज फाइनल डे रहा। सभी खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और जीतने वाले सभी खिलाड़ियोयों को यहाँ पर चैंपियनशिप की ट्रॉफी दी गई और सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। फिलहाल इतना ही। कैमरामैन राकिब के साथ मैं मिर्ज़ा साहिल बेग, दिल्ली।
नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।